डायरेक्ट डीवाईएसपी कंपटीशन दे करके वहाँ चला गया। वहाँ के अपने अलग ही अनुभव हुए। तो मेरे गुरु से आके वापस मिला, जो ऐसे प्रिंसिपल्स होते थे, पंडा साहब जैसे, एस एन दत्ता जी थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा हाँ नगेन क्या बात है कैसे? मैंने कहा सर वहाँ पे तो दिन भर गालियाँ बकने और इन क्रिमिनल्स के साथ में और कोई काम ही नहीं, और ये अगर गालियाँ ही बकनी तो मैंने ये एमएससी और बीएससी ये किस लिए की? ये तो बगैर इसके भी की जा सकती। तो मैं तंग हो गया उनसे। उन्होंने सजेस्ट किया, और भी मेरे अनुभव सजेस्ट किए उनसे शेयर किए थे, लाइक राष्ट्रपति भवन के बाहर से एक शर्मा साहब जो लोकल प्रमोटी डीवाईएसपी थे, उनकी कार ही गायब हो गई, क्योंकि उन मीटिंग्स में हर फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक एक मेंबर रहता है, तो वहाँ जो डिसीजंस हैं वो अपने कंट्रोल रूम में दे, और कंट्रोल रूम से उसके हिसाब से मूवमेंट सारी फोर्सेस का होता रहता है। तो ये मेरा अनुभव नहीं था कि वहाँ से कैसे आ रही पुलिस वाले की कार, वो भी राष्ट्रपति भवन के बाहर से गए। कमिश्नर चतुर्वेदी जी एक नई दिल्ली में पोस्ट क्रिएट की थी इंदिरा जी ने उस दौर में, उनको मैंने फ़ोन लगा दिया कि मोबाइल तो थे नहीं उस दौर में। अंदर जाके मैंने कहा सर आई एम ट्रेनी डीवाईएसपी सो एंड सो स्पीकिंग, मेरे कलीग की कार ऐसे गायब हो। वो पूछ रहे हैं कि गाड़ी का रंग क्या है, अभी कहाँ जाओगे? मैंने सर किंग्स कैंप में, आप उनको साथ ले जाए वहीं रखें। आ गए, वहाँ बैठे थे लॉन में, कॉफ़ी अभी पी रहे थे। तब तक एक आदमी आया, चाय भी दे रहा है गाड़ी की, कहने लगा साहब गलती हो गई। तो सुबह पंडा साहब कह रहे थे कि नगेन सिंह जी बड़े गुस्से वाला आदमी है, उसी की देन है। मैंने एक राणा सब इंस्पेक्टर था, मैंने इसको लॉकअप में बंद करो, बदतमीज आदमी। तो जिनकी कार थी शर्मा साहब, उन्होंने कहा सिंह लेट हिम गो। मैंने सर, बोला आई एम टेलिंग यू लेट हिम गो। ऑल राइट सर। बीएसएफ के थे हालांकि वो, लेकिन मुझसे बहुत सीनियर आदमी, वो कह रहे हैं उनके आदेश की पालन करना। जब वो चला गया तो उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपने कहने के बरखुरदार नए नए आया हो नौकरी में, थोड़े दिन रहोगे सब सीख जाओगे, यहाँ थाने बिका करते हैं। तो थाना कैसे बिकता है मुझे तो समझ नहीं आया, आप ज्यादा समझ गए होंगे अभी तक। कैनॉट प्लेस में ड्यूटी लगने के भी so this kind of corruption which has been institutionalized, rather going in a right direction, in which direction we are going? Just an opposite direction. सोशल चेंज के 5 आयाम हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है ऑटोमेशन, मशीनीकरण, चौथा है इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशंस, और पांचवा है यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमेशन, इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशंस एंड यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो सोशल चेंज के हैं। सोशल मोबिलिटी तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही, चाहे वो एकेडमिक्स में ले चाहे इंडस्ट्री में ले, दोनों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। अपने आप ही जो ये चौथा शब्द जो कनेक्ट लगा हुआ है, वो कनेक्ट, कॉन्टैक्ट, कनेक्ट, कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट पे आप आ जाएंगे। जब तक कि ये 5 सी, खाली कनेक्ट तक जो प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा वहां तक बात नहीं बनेगी। उसके बाद कनेक्ट के बाद कोऑर्डिनेट, कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट। इंडस्ट्री एंड एकेडमिया के इंस्टीट्यूशन की तरफ भी मालवीय जी ने भी, लद्दा साहब ने भी इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें दी। तो हमको हैंड इन ग्लव्स की तरीके से चलना पड़ेगा, एक दूसरे की नीड्स को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के उद्देश्यों को साथ लेकर चलेंगे, तब हम जाकर के जो प्रोफेसर गोस्वामी जी चाह रहे स्किल और स्केल और स्पीड पे बात हो पाए। मालवीय साहब ने एक और
प्रश्न उठाया था कि ये जो संस्थान है, अगर यही सब कर लेंगे तो हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या करेंगे? बड़ा जटिल प्रश्न है और ठीक प्रश्न है। उसका भी शायद उत्तर अगर मैं देने का धृष्टता दे रहा हूँ, वो इसी में निहित है कि ये जो संस्थाएं थी जो एस्टेब्लिश की हमारे लोगों ने, वो या तो अपने लक्ष्य को पाने में कहीं भटक गई, उद्देश्यों को भूला बैठे। उसी का नतीजा है कि शायद आज ये परिस्थिति आ गई, या यूँ कहें कि इट इज़ दी नीड ऑफ एन आवर। चलिए मैं नेगेटिविटी हटाएं, पॉजिटिविटी की तरफ ही रहें। नीड ऑफ एन आवर है जहाँ पर हमें हर संस्थाओं को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के रिव्यू और रिवाइज करने का दौर आ गया है। रिव्यू एंड किस लिए? क्योंकि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, रिवॉल्यूशन नहीं चाहते। मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिवॉल्यूशन की स्पीड ज़्यादा होती है और वो सरकार किससे लाती है? दबाव से, जो रशिया या चाइना और उसमें आता है, डेमोक्रेटिक देशों में नहीं, है ना। हम तो बात कर रहे हैं रिव्यू, हाँ, रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन। ये जो रिफॉर्म्स आएंगे, जो रिव्यू कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर से हम गुजर चुके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके ऊपर हम बात करने के लिए आज आप सामने खड़े हैं, ये भी एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स का एक स्टेप है। और ये रिफॉर्म्स क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि जो समाज की आवश्यकताएं हैं, जो और दूसरी संस्थाएं हमसे अपेक्षा करती हैं, उसी टाइप के कोर्सेज और चीज़ें हम बनाएं, तब जाकर के जो 5 ई है ना, इक्विटी, बीच के 2 छोड़ देता हूँ, आखिरी वाले इम्पोर्टेंट हैं आज के विषय से, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी पर तभी हम शायद आ पाएंगे, तभी ये एंगेजमेंट, ये जो एंगेजमेंट है स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ ले जाने का, बच्चे को चाहे वो स्कूल एजुकेशन के बाद भी समाज में जाना चाहता है वापस, उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाता। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को तो कहता ही था, वो इस बात को आपको भी दोहराऊंगा कि आप लोग भी अपने माँ बाप को दुआ दें, क्योंकि आप लोग उन माँ बापों के बच्चे हो जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे पा रहे हैं। और ऐसे माँ बापों की संख्या भारत में कितने % है? 1%। ओनली 1% parents are there, those who are able to send their wards to the higher education institutions. तो आप ऐसे माँ बापों के बच्चे हो जो सारे जीवन की मेहनत कमाई सब करने के बाद आप लोगों को हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन तक, यहाँ तक पहुँचाने में सक्षम हो। दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर मी एट लीस्ट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप, क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं, यहाँ से निकलते ही इस इंस्टीट्यूशन से फिर कहाँ जाएंगे आप? बैक टू पवेलियन या सोसाइटी में वापस। तो वहाँ पर आपके फ्रूटफुल एंगेजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट। मालवीय साहब का ध्यान मैं आकर्षित करूँगा, आपके उस पर मैं अपना अनुभव भी करूँगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद कुछ दिनों मैं बायोलॉजिकल साइंस का विद्यार्थी रहा। तो नौकरी की मेरे पिताजी को मेरी तनख्वाह की आवश्यकता भी नहीं थी। मैंने मुझे किसी ने सलाह दी कि यार तू पढ़ा लिखा आदमी, पागल हो जाएगा घर पे रह करके, तो ऐसा कर हमारे इधर आजा फार्मास्यूटिकल्स में। तो मैं जर्मन रेमेडीज़ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जयपुर में इंटरव्यू दे करके और फिर एज MR भी रहा। तो ये पाली, सिरोही, माउंट आबू, आबू रोड तक मेरा ये एरिया था जहाँ पे मैं इन डॉक्टर्स के संपर्क में रहता था।
उस दौर के जो ये अनुभव थे, एक डानी साहब थे हमारे होलसेल डीलर, वो डानी साहब ने बीए कर रखा था। तो मैं जब भी उनकी दुकान पे सुबह जाता ना मिलने के लिए, और डानी साहब क्या हाल है, तो मुझे कोसते थे वो, कहते यार मैं बुरा मत मानना, मैं आपकी तरह अगर साइंस पढ़ा हुआ होता ना तो मैं ये बैग नहीं उठाता, लोगों की जी हजूरी नहीं करता कि एरिया मैनेजर साहब आए सर कॉफ़ी लाऊं या कोका कोला लाऊं। तो मैं उनसे कहता था डानी साहब यार आप पागल हो क्या, लोग गोल्ड मेडल लगा करके घूम रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर, उनको नौकरी नहीं है, एमएससी कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आप रोज मैं आता हूँ, आप मुझे ये कहते हो कि यार मैं आपकी तरह अगर साइंस पढ़ा हुआ होता तो मैं क्या करता। बोले यही तो दिक्कत है साहब, बुरा मत मानना यार, बना एक मिनट प्लीज आप गिरा जाओ। मैंने कहा बोलो। बड़े आदर पूर्वक उन्होंने बिठाया, मैंने कहा ये ले आज थैला रखा, नौकरी की यही दुकान पे करूंगा, छोड़ दिया। मैंने कहा बताओ डानी साहब क्या कहना चाहते हैं। बोले आपने फिनाइल बनाना सीखा है? वो जैसा फिनाइल बनाना सीखा है? तो मेरी रिकॉल किया मेमोरी कि यार बीएससी में सेकेंड ईयर में लिक्विड और ड्राई फिनाइल दोनों बनाना, ये थ्योरी और प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में भी कराया, लैब में कराया, इसी रीजनल कॉलेज में कराया। बोले आपने एस्पिरिन बनाई है? मैंने कहा एस्पिरिन बनाना भी सिखाया। बोले मैं आपका उपकार मानूंगा जिंदगी भर, अगर ये दो चीज़ें मुझे आप सिखा दो, मैं आपको गुरु मानूंगा, मेरे भगवान हो आप, ये बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा डानी साहब क्यों कैसा कह रहे हो? बोले यार मेरे पिताजी ने लाखों रुपए लगा के मुझे ये होलसेल की दुकान खुलवा